Hi students, welcome to समझो केमिस्ट्री डिटेल में. I welcome you again to my channel with another video. This time it is solution chapter. आज मैं solution chapter में से नीट क्वेश्चंस 2016 से लेकर के 2022 तक उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगी. आई होप मैंने इससे पहले जो वीडियो बना था सॉलिड स्टेट से वो आपने देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. प्लीज वॉच दैट वीडियो. इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो आज की वीडियो शुरू करते हैं. उससे पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव इट ए लाइक. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट एग्जाम 2016. क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि which one of the following is incorrect for ideal solution? डेल्टा H mix is equal to 0. ये सही है, बिकॉज जब आइडियल सोल्यूशन बनते हैं, सपोज दो कंपोनेंट A और B इनको मिक्स किया है आपने और ये दोनों का मिक्सिंग से जो सोल्यूशन बने हैं वो आइडियल सोल्यूशन है. तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस अगर सेम सेम होगा, ए मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, बी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस और मिक्सिंग के बाद जो न्यू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन डेवलप हुआ दैट इज ए बी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, वो सारे जो है सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, तब जाकर के सॉल्यूशन आइडियल बनते हैं. तो आइडियल सॉल्यूशन अगर बना तो देयर विल बी नो हीट चेंज, मतलब हीट एनर्जी का इवोल्यूशन भी नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, वॉल्यूम का भी कोई चेंज नहीं होगा. दैट मीन्स डेल्टा वी मिक्सिंग ऑल्सो इज इक्वल टू 0. ये कंसेप्ट मुझे आगे लगाना है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया. सो डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, ये तो राइट है. डेल्टा यू मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, ये है कि नहीं करके देखते हैं. आपको पता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी. अगर मिक्सिंग करके सॉल्यूशन बना है तो यहाँ पे हम मिक्स लिखेंगे, यहाँ पे भी हम मिक्स लिखेंगे, यहाँ पे भी हम डेल्टा वी मिक्स लिखेंगे. तो आपको पता है जस्ट नाउ आई हैव डिस्कस्ड delta H mixing is equal to 0 and delta V mixing also is equal to 0. That means delta U mixing also is equal to 0. So this is also correct. Delta P is equal to P observed minus P calculated by Raoult's law is equal to 0. ये भी सही है. अगर सोल्यूशन आइडियल है तब जाकर के जो आपका ऑब्जर्व प्रेशर और प्रेशर अगर आपने राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट किया, उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी. तो ये राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट करने से जो प्रेशर आएगा, ऑब्जर्व प्रेशर भी सेम होगा. सो दैट विल बी इक्वल टू 0. नो चेंज इन द प्रेशर. डेल्टा पी इज इक्वल टू 0. And last option is incorrect. Delta G mixing is not equal to 0. Why? Last option में देखिए, delta G mixing is equal to delta H mixing minus T delta S mixing. ये है गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे देखिए डेल्टा H मिक्स तो 0 है, लेकिन डेल्टा S मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0. डेल्टा एस मिक्स मतलब चेंज इन द एंट्रोपी अपन मिक्सिंग. तो देखिए दो कंपोनेंट जब अलग अलग है तो उनकी जो एंट्रोपी है मिक्सिंग के बाद रैंडमनेस मतलब डिसऑर्डर वो इंक्रीज ही होता है नॉर्मली. तो इसलिए देयर विल बी सम चेंज इन द एंट्रोपी एंड सो डेल्टा एस मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0. सो डेल्टा जी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन नीट एग्जाम 2016 का है. इसमें देखिए क्या कहा गया है कि एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट इन 100 ग्राम वाटर इज दिस मच मिलीमीटर. के वी वैल्यू आपको दे दिया गया है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछ रहा है. तो यहाँ पे देखिए हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला जो फॉर्मूला है वही लगाना है हमें. तो यहाँ पे राउल्ट का सेकेंड लॉ का जो फॉर्मूला है वो है पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट which is equal to n2 divided by n1 plus n2. Now this formula is applicable for the dilute solutions only. But then sometimes it is very difficult to decide that the solution is dilute or concentrated. ये फॉर्मूला लगाने से नीचे हम जो है N1 के रिस्पेक्ट में N2 को हम इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज इफ द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट. तो हमारा N2 by N1 हो जाएगा ये.
तो एक फॉर्मूला जो हम अप्लाई कर सकते हैं विच इज एप्लीकेबल फॉर बोथ डाइल्यूट सॉल्यूशन एज वेल एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, वो फॉर्मूला ये है P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई PS इज इक्वल टू N2 बाई N1। तो हम यहाँ पे P0 का वैल्यू क्या लगाएंगे, बिकॉज बोल रहा है टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में जो आपका सॉल्वेंट है यहाँ पे वो तो वाटर है, प्योर वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल होगा, और जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है 760 मिलीमीटर। सो P0 की वैल्यू हम 760 लगाएंगे, PS का वैल्यू हमें दे रखा है 732, तो हम पुट करते हैं 760 माइनस 732 divided by PS is again 732 is equal to N2 as it is रहेगा, N1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का हमें मास दे दिया गया है 100 ग्राम, सो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 18 जो कि वाटर का मोलिकुलर मास है। सो ये आएगा N2 डिवाइडेड बाई 100 बाई 18 करने से 5.55 आता है। Now let us do the subtraction. It will be how much? 28 divided by 732 is equal to N2 divided by 5.55. So N2 will be equal to what? 28 into 5.55 divided by 732. So it comes 155.4 divided by 732. This gives you 0.2123 mole. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट निकल गया। अभी हमें क्या निकलना है, डेल्टा टीबी निकलना है। डेल्टा टीबी निकलने के बाद ही हम जो है क्या निकाल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। व्हाट इज मोलालिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। अगर सॉल्वेंट का मास हम W1 ग्राम सपोज करते हैं, उसको 1000 से डिवाइड करने से वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1000 ऊपर आ जाएगा, और इनटू N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। तो N2 हमारा पहले से ही हमने निकल दिया। सो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू तब क्या होगा, केवी वैल्यू है 0.52, सो 0.52 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मास ऑफ वाटर इज 100 ग्राम इंटू N2 इज दिस 0.2123। 100 and 1000 cancels 10, so multiply 0.52 by 10, then it will be 5.2 into 0.2123, so it comes 1.1. So delta TB value 1.1 है, that means हमें पता है TB minus T0B is equal to delta TB। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमें चाहिए, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, डेल्टा टीबी वैल्यू हमें मिल गया है। टीबी विल बी इक्वल टू T0B प्लस डेल्टा टीबी। T0B वैल्यू इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सो 100 plus 1.1, so it comes 101.1 degree centigrade. So which option will be correct? Number C will be the correct option. So ये भी क्वेश्चन नीट एग्जाम 2016 का है स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने का ही जरूरत नहीं है। आप सबको पता है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaOH2। तो बोल रहा है कि द वैन ऑफ फैक्टर I फॉर ए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड इज। अब इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको पता है कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा। इन ए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन बीइंग ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड विल अंडरगो 100% डिसोसिएशन, और ये बेरियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द डिसोसिएशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, एंड यू कैन सी वेरी वेल कि एक बेरियम आयन और 2 हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 3। And we know when there is 100% dissociation, I is equal to N. What is N? N is the number of ions produced from one formula unit of the electrolyte. So I की value क्या होगा? I will be equal to 3. So which option is correct? Option D is correct. This is another question which was asked in NEET exam 2016. So let's see what is the question. ये question में ये बताया गया है, which of the following statements about the composition of the vapor over an ideal 1:1 molar mixture of benzene and toluene is correct. Assume that temperature constant है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और वेपर प्रेशर डेटा
25 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको दे दिया गया है प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर इतना है और प्योर टॉलुइन का वेपर प्रेशर इतना है। अभी ऑप्शन में आपको पूछा गया है कि वेपर में बेंजीन और टॉलुइन का जो वेपर है इक्वल अमाउंट में रहेगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में बोल रहा है कि नॉट इनफ इंफॉर्मेशन इज गिवन टू मेक ए प्रेडिक्शन। तीसरा है वेपर में बेंजीन का वेपर जो है हायर परसेंटेज में रहेगा, और लास्ट ऑप्शन है कि जो वेपर है दैट विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ टॉलुइन। ये हम कैलकुलेट करके जो है पता कर सकते हैं, राउल्स लॉ अप्लाई करेंगे बिकॉज आइडियल सोल्यूशन बन रहा है। और मोलर रेशियो बेंजीन टॉलुइन का क्या है 1:1। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 दैट इज 1/2। सेम थिंग विल हैपन टू टॉलुइन ऑल्सो। सो टॉलुइन का मोल फ्रैक्शन भी यही होगा 1/2। इसको 1/2 ही रखते हैं बिकॉज ये कैंसिल होने वाला है। P बेंजीन विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू P0 बेंजीन इनटू X बेंजीन। सो वैल्यू पुट कीजिए, P0 बेंजीन इज हाउ मच 12.8 into 1/2, so it's coming 6.4 kilopascal partial vapor pressure of benzene। ये आ गया। अभी हम टॉलुइन का भी कैलकुलेट करते हैं। P टॉलुइन will be equal to what, P0 टॉलुइन into X टॉलुइन। P0 टॉलुइन है 3.85 into 1/2, so it is coming 1.925 kilopascal। सो आप देखिए कि पार्शियल वेपर प्रेशर बेंजीन का पार्शियल वेपर प्रेशर टॉलुइन से ज्यादा है वैल्यू। दैट मीन्स व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी, द वेपर विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, these two questions both were asked in NEET exam 2017. So question number 5 में it is said if molality of a dilute solution is double, the value of molar depression constant Kf will be। ये आपके ऑप्शंस है, हाफ्ड, ट्रिपल्ड, अनचेंज्ड, डबल्ड। आपको पता है कि जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है Kf, इट इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट। ये बस एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट होता है, जब तक कि सॉल्वेंट ना चेंज हो Kf का वैल्यू का कोई चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पे हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना है, अनचेंज्ड। सो नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देन इट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। आप सबको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, कि मोलारिटी होगा इसका आंसर, बिकॉज मोलारिटी depends on volume. What is the formula of molarity? Number of moles of the solute divided by volume of the solution in liter। और वॉल्यूम किस पे डिपेंडेंट है, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। बाकी देखिए मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज, मोलारिटी, these all involve mass and mass is independent on temperature. So molarity will be the correct answer. So option A is the correct answer. So now students, we have come to the NEET exam question 2018। इसमें जो क्वेश्चन है वो पढ़ के सुनाते हैं आपको, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा है, ए मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड is treated with concentrated H2SO4. Remember, concentrated H2SO4 it acts as a dehydrating agent। अब dehydrating agent का मतलब क्या है, जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं dehydrating agent। Then they are saying the evolved gaseous mixture is passed through KOH pellets। KOH pellets के थ्रू अगर गैसेस को पास किया जाए और उन गैसेस के मिक्सचर के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, देन जो KOH pellets हैं दे विल एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद दे आर सेइंग वेट इन ग्राम ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP विल बी। ये आपके ऑप्शंस है। तो सबसे पहले हम फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड का जब रिएक्शन हो रहा है, जब वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ उनको ट्रीट किया जा रहा है, तो वो किस तरह से डिकम्पोज हो रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहा है वो देख लेते हैं। पहले फॉर्मिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HCOOH। यू आर ट्रीटिंग इट विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एसिड, इट विल प्रोड्यूस CO प्लस H2O। नाउ HCOOH इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा, ये हो जाएगा 46 ग्राम पर मोल। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड कितना होगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, दैट इज 2.3 डिवाइडेड बाय 46, इट विल बी 1/20 मोल। तो देखिए ये जो स्टोइकोमेट्रिक इंफॉर्मेशन हमारे पास है, रिएक्शन से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है,
1 mole formic acid will produce 1 mole of carbon monoxide. So अगर फॉर्मिक एसिड का 1/20 मोल है तो कार्बन मोनोक्साइड भी 1/20 मोल ही बनेगा. सो इसका अगर 1/20 मोल है तो इसका भी 1/20 मोल फॉर्म होगा. अब हम आ जाते हैं ऑक्सैलिक एसिड में. ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है COOH COO, दैट मीन्स H2C2O4. ऑक्सैलिक एसिड को जब आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करोगे तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो है CO प्लस CO2 प्लस H2O. देखिए H2O as usual will be absorbed by सो 2018 नीट एग्जाम से एक और क्वेश्चन है आपके सामने. ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इन व्हिच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम. आपको दिया गया है 18 मिलीलीटर वाटर, 0.18 ग्राम वाटर, 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर at 1 atmosphere and 273 Kelvin and लास्ट में 10 to the power -3 मोल ऑफ वाटर. तो इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले नंबर ए में है 18 मिलीलीटर वाटर. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए आपको पता है हमें मोल में जाना ही पड़ेगा. मोल से हम मॉलिक्यूल को कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम से हम जो है मास में जाएंगे, मास से हम मोल में जाएंगे. तो वॉल्यूम से मास में जाने के लिए हमें डेंसिटी की वैल्यू चाहिए. हमें पता है कि वाटर की जो डेंसिटी है वो है 1 ग्राम पर मिलीलीटर. सो मल्टीप्लाई करो 18 मिलीलीटर into 1 gram per milliliter, that means it will be 18 gram. 18 ग्राम वाटर है और वाटर का मोलिकुलर मास भी 18 ही है. सो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? 18 divided by 18, so it will be 1 mole. And in 1 mole, how many water molecules will be there? Avogadro number of water molecules will be there. So here number of molecules of water will be 1 Na. You can write. अब उसके बाद है नंबर बी. नंबर बी में है 0.18 ग्राम वाटर. सो यहाँ पे तो मास ही दिया हुआ है, डायरेक्टली हम मोल कैलकुलेट करेंगे. 0.18 डिवाइडेड बाय 18, सो इट कम्स 0.01 मोल. दैट मीन्स 10 to the power -2 मोल. 10 to the power -2 मोल में कितना मॉलिक्यूल होगा? 10 to the power -2 Na. नाउ नंबर सी 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर. यहाँ पे लिक्विड वाटर की बात नहीं है. ये बात ध्यान से सुनिए कि वाटर वेपर इज ए गैस और गैस के केस में 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP जो कि यहाँ पे दे दिया गया है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एट 273 केल्विन ऑक्युपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर. तो यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है 0.00224 लीटर. कंडीशन क्या है? STP कंडीशन है. तो कैसे हमें नंबर ऑफ मोल मिलेगा? ये जो वॉल्यूम दे रखा है इसको हम 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा. तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू 0.00224 डिवाइडेड बाय 22.4. ये दोनों को कैंसिल करोगे तो ये आएगा 0.0001 मोल.
that means it will be 10 to the power minus 4 mole. So इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे? It will be 10 to the power minus 4 Na. And नंबर डी में है 10 to the power minus 3 मोल वाटर. डायरेक्टली मोल ही दे रखा है, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? 10 to the power minus 3 Na molecules. अभी हम कंपेयर कर सकते हैं. देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट इन ऑप्शन 1, दैट मीन्स 18 milliliter water. That means option number A is correct. This is a question from NEET exam 2019. Now see, in this question it has been said कि in water saturated air मतलब moist air you can say, जिसमें water vapor है, उसमें बोल रहा है कि mole fraction of water vapor is this much, 0.02. If the total pressure of the saturated air is 1.2 atmosphere, then partial pressure of dry air कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो पहले हम जो है पार्शियल प्रेशर वाटर वेपर का फाइंड आउट कर सकते हैं. वाटर वेपर का मोल फ्रैक्शन दे रखा है, टोटल प्रेशर भी दे रखा है सैचुरेटेड जो एयर है उसका, बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जहां से हमें ये फॉर्मूला मिलते हैं. पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू पी टोटल, जो कि यहाँ पे सैचुरेटेड एयर का प्रेशर है, यही है पी टोटल. सो लेट अस पुट द वैल्यूज. एक्स वाटर वेपर इज 0.02 into P total is 1.2, so it is coming 0.024 atmosphere. अभी ड्राई एयर का पार्शियल प्रेशर भी हम निकल सकते हैं बिकॉज टोटल प्रेशर की वैल्यू हमारे पास है. अगेन बाय अप्लाइंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वी कैन राइट P total is equal to P water vapor plus P dry air. P total is 1.2, P water vapor is 0.024 plus P dry air. So P dry air will be equal to 1.2 minus 0.024. So it is coming 1.176 atmosphere. So option C is correct. So ये भी क्वेश्चन 2019 नीट एग्जाम का है और ये क्वेश्चन बहुत सिमिलर है जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया. यहाँ पे पूछ रहे हैं कि फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज. करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट बोल रहा है कि डेल्टा जी मिक्स इज इक्वल टू 0 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बता रखा था कि डेल्टा जी मिक्स इज इक्वल टू डेल्टा एच मिक्स माइनस टी डेल्टा एस मिक्स. अब डेल्टा एस मिक्स 0 नहीं है, ये इसका रीजन भी मैंने आपको पीछे बताया. जब मिक्स होते हैं तो रैंडमनेस या तो डिसऑर्डर सेम नहीं रहते हैं, वो चेंज होता है. सो डेल्टा जी मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0. सो ये तो ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है. उसके बाद ये वाला भी इनकरेक्ट है. डेल्टा एस मिक्स इज इक्वल टू 0. जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू. डेल्टा वी मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है. आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0, कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं होता, तो ये भी इनकरेक्ट है. लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट ओनली. डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0. हमें पता है कि आइडियल सॉल्यूशन अगर बनते हैं तो ना तो हीट एनर्जी इवॉल्व होता है ना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है. So this option will be the correct option, number D. So this is another question from NEET exam 2019. The mixture that forms maximum boiling azeotrope. Maximum boiling azeotropes are formed by the solutions which show negative deviation from Raoult's law. तो यहाँ पे बात ये है कि जो नेगेटिव डेविएशन अगर दिखाते हैं उसका मतलब क्या? ए बी बी जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है मिक्सिंग के बाद जो आपके न्यू इंटरेक्शन ए और बी के बीच में होगा दैट विल बी स्ट्रॉन्गर देन ए और बी बी. अगर स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो ए बी दोनों का ही जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाती है. तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाते हैं और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है. एक ऐसा कंपोजिशन हमें मिल सकते हैं इंटरमीडिएट कंपोजिशन जिस कंपोजिशन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है इट विल बी मिनिमम एंड द बॉइलिंग पॉइंट विल बी मैक्सिमम. तो इसी को ही हम कहते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर या तो एजियोट्रोप. तो नेगेटिव डेविएशन के केस में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनेगा. तो इनमें से कौन शो करेगा नेगेटिव डेविएशन? ऑप्शन बी, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड. वाटर के साथ नाइट्रिक एसिड जब हम मिक्स करते हैं तो जो है बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाते हैं एंड दैट्स व्हाई इट शोज नेगेटिव डेविएशन एंड सो इट विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सो क्वेश्चन नंबर 12 इज फ्रॉम नीट एग्जाम 2020 स्टूडेंट्स. ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बस 1 सेकेंड का काम है.
तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF बेंजीन का आपको बता दिया है 5.12 केल्विन kg पर मोल। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलालिटी 0.078 मोलल containing a non-electrolyte solute in benzene is, आपको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस। ये आपकी ऑप्शंस है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको जो है मोलालिटी बता दिया, बोल रहा है कि सॉल्यूट जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब आपको वेंट ऑफ फैक्टर आई नहीं लगाना है। KF वैल्यू आपको दे दिया, तो डेल्टा TF ही तो आपको निकालना है, दैट मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो हम कैलकुलेट करते हैं इसको, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। तो KF वैल्यू हमें दे दिया गया 5.12 इंटू मोलालिटी हमें बता दिया गया 0.078। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू हमें मिलेगा वो है 0.39936। इसको राउंड ऑफ करोगे तो 2 डेसिमल प्लेस तक किया जाएगा 0.40 केल्विन। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। This is another question, students, from NEET exam 2020. The mixture which shows positive deviation from Raoult's law is. अब देखिए यहाँ पे दो तो आइडियल सोल्यूशन है जो कि कोई डेविएशन शो नहीं करेगा। एक है बेंजीन प्लस टोलुइन और दूसरा है क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन। अब बच्चे दो, एक तो है इथेनॉल प्लस एसीटोन और दूसरा है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के मिक्सचर जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्स लॉ, क्योंकि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मिक्सिंग के बाद जो है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं। सो ये जो है इथेनॉल प्लस एसीटोन यही शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, बिकॉज इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में लार्ज एक्सटेंट में हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं। जैसे ही इसमें एसीटोन मिक्स कर दिया जाता है, देन द एसीटोन मॉलिक्यूल्स दे ब्रेक सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द इथेनॉल मॉलिक्यूल्स एंड दे गेट इन बिटवीन द इथेनॉल मॉलिक्यूल। होस्ट मॉलिक्यूल के बीच में वो अपना जगह ले लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इंटरेक्शन वीक हो जाते हैं। और इंटरेक्शन अगर वीक हो गया तो इथेनॉल और एसीटोन दोनों के लिए ही जो है बहुत आसान होगा लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाना। दैट मीन्स एक एक का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो मिक्सचर है इथेनॉल और एसीटोन का, यही शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो हम आ गए हैं नीट एग्जाम 2021 के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को देखिए, द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ग्लूकोज, फॉर्मूला आपको दे दिया गया है, इन 250 मिलीलीटर वाटर, जिस सॉल्यूशन का नाम दे दिया गया है P1। 10 ग्राम यूरिया फॉर्मूला दिया हुआ है, अगेन इन 250 मिलीलीटर वाटर, इसका नाम दिया गया है P2। एंड 10 ग्राम सुक्रोज, फॉर्मूला ये है, इन 250 मिलीलीटर वाटर, इसका नाम है P3। अभी पूछ रहा है आपको राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशंस इज। अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, पाई V इज इक्वल टू nRT। सो यू कैन राइट पाई इज इक्वल टू nRT बाई V। n क्या है, नंबर ऑफ मोल, दैट मीन्स W बाई M, मास बाई मोलर मास। वो P1 जो आपका सॉल्यूशन है जिसमें 10 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिलीलीटर वाटर में डिसॉल्व किया गया है, उसके लिए P1 का जो आपका पाई का एक्सप्रेशन वो क्या होगा, पाई विल बी इक्वल टू W है 10, नीचे मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास है 180 RT बाई V। उसके बाद है P2 जो सेकेंड सॉल्यूशन है जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या होगा, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास है 60, सो 10 बाई 60 RT बाई V। उसके बाद है P3 जो कि थर्ड सॉल्यूशन है, उसके लिए पाई का एक्सप्रेशन क्या होगा, पाई का एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास सुक्रोज का है 342, सो इट विल बी 10 डिवाइडेड बाई 342 RT बाई V। सो अब देखिए P1, P2, P3 में डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑस्मोटिक प्रेशर को आपको अरेंज करना है। सो डिनोमिनेटर देखिए RT बाई V ये हर एक के केस में सेम है, अभी 10 ग्राम भी सबके केस में सेम है, ओनली द मॉलिक्यूलर मास दे आर डिफरेंट। डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू भी उतना ग्रेटर होगा। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर यहाँ पे P2 में है जहां पर यूरिया है, सो द ऑर्डर विल बी P2 ग्रेटर देन, नेक्स्ट कौन आ रहा है 180, दैट मीन्स इट विल बी P1। नेक्स्ट लास्ट में आएगा P3, बिकॉज P3 में जो आपका मोलर मास है सुक्रोज का वो सबसे ग्रेटर है।
So that's why this will be the correct order. That means option 1 will be the correct answer. Another question from NEET exam 2021. ये क्वेश्चन में बताया गया है कि the correct option for the vapor pressure of a solution at 45 degree centigrade with benzene and octane in molar ratio 3:2 is. आपको सोल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है. बेंजीन और ऑक्टेन का मोलर रेशियो बता दिया 3:2. दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इज 3 मोल एंड दैट ऑफ ऑक्टेन इज 2 मोल. और आपको 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर बता दिया और प्योर ऑक्टेन का भी वेपर प्रेशर बता दिया. एंड इट इज सेड एज्यूम आइडियल सोल्यूशन. पहले हमें एक एक का पार्शियल वेपर प्रेशर बेंजीन और ऑक्टेन का फाइंड आउट करने के लिए इनका मोल फ्रैक्शन चाहिए. तो पहले मोल फ्रैक्शन देख लेते हैं. X benzene will be what? Number of moles of benzene is 3 divided by total number of moles will be 5. So it will be 3 by 5. And X octane it will be 2 by 5 because octane का number of mole 2 है. So P benzene will be equal to P naught benzene into X benzene. So P naught benzene is 280 millimeter. X benzene is 3 by 5. ये कितना आ रहा है? 168 मिलीमीटर. दूसरी तरह से P ऑक्टेन, P नॉट ऑक्टेन इंटू X ऑक्टेन. P नॉट ऑक्टेन इज 420 इंटू X ऑक्टेन इज 2 by 5. So it will be 816. So दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर हमने कैलकुलेट कर लिया. So what will be the vapor pressure of the solution? Sum total of these two values. So it will be this much millimeter. ये ऑप्शंस है. ऑप्शंस लिखना मैं भूल गई थी, अभी लिख दिया. तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है आपको? ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट वन. सो ये क्वेश्चन है नीट एग्जाम 2022 से. तो देखिए ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हिच वन इज नॉट द करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. आप सबने क्लास 11th में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपने पढ़ा. एक ही वेसल के अंदर अगर एक से ज्यादा गैसेस को हम रखते हैं तो उनका जो पार्शियल प्रेशर्स है वो पार्शियल प्रेशर का सम टोटल जो है टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस मिक्सचर होता है. पहला एक्सप्रेशन जो है Pi इज इक्वल टू XI इंटू Pi नॉट. यहाँ पे बता रहा है कि XI जो है यह है मोल फ्रैक्शन ऑफ ith गैस इन द गैसेस मिक्सचर एंड Pi नॉट क्या है? प्रेशर ऑफ द ith गैस इन द प्योर स्टेट. ये नहीं होता है. तो दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन. सो यही होगा आपका आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नंबर 2, 3 and 4 they are all the expressions for Dalton's law of partial pressure. नंबर 2 तो आपको पता ही है. P is the total pressure is the sum total of partial pressures of gas number 1, 2 and 3. Total pressure is equal to N1 RT by V plus N2 RT by V plus N3 RT by V. यहाँ पे ये भी करेक्ट है क्योंकि अगर आप सपोज कर लो कि गैस 1, 2 and 3 दे आर ऑल आइडियल गैसेस, दे शो आइडियल बिहेवियर. तो आप क्या लिख सकते हो? आपको पता है कि PV इज इक्वल टू nRT. सो P1 फॉर गैस नंबर 1 आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो N1 इसका नंबर ऑफ मोल इंटू RT बाई V. उसी तरह से P2 क्या हो जाएगा? N2 RT बाई V. P3 हो जाएगा N3 RT बाई V. दैट मीन्स P क्या होगा? P1 प्लस P2 प्लस P3. दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन आ रहा है आपका. ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. अभी नंबर 4 Pi इज इक्वल टू XI इंटू P टोटल. ये भी डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर का ही जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला है. ये हम बार बार जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम इसको यूज करते हैं. तो Pi यहाँ पे क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द ith गैस. XI जो है ith गैस का मोल फ्रैक्शन है. P टोटल इज द टोटल प्रेशर. तो देखो अगर हम P1 बाई P टोटल करते हैं, ये आपका P टोटल का एक्सप्रेशन है. P1 क्या है? N1 RT बाई V डिवाइडेड बाई P टोटल क्या है? तो अगर आप RT बाई V कॉमन ले लेते हो तो आपका ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? N1 प्लस N2 प्लस N3. ये RT बाई V बाहर रखो. RT बाई V कैंसिल हो गया. So it is coming N1 divided by N1 plus N2 plus N3. So that is what is the mole fraction of gas number 1. So we can write it as X1. So what we can write? P1 is equal to X1 into P total. So अगर गैस नंबर 1 की जगह गैस नंबर I हो रहा है, ith गैस हो रहा है, उसके लिए Pi is equal to XI into P total ये होगा. That means नंबर 4 भी
डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर का एक्सप्रेशन है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सो वी हैव कम टू द लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. नीट 2022 का ये जो क्वेश्चन है इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होगा. तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है. इन 1 molar solution that contains 0.5 mole of a solute, there is this much gram solvent, this much milliliter solvent, this much gram solvent, this much milliliter solvent. सॉल्वेंट आपको फाइंड आउट करना है. तो सॉल्वेंट के लिए हमें पता है मोलालिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है. मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको आप n से रिप्रेजेंट करो, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. W से रिप्रेजेंट करो इसको. W निकालना है ना हमें, तो W विल बी इक्वल टू व्हाट, N डिवाइडेड बाय मोलालिटी. अभी मोलालिटी आपको 1 बता दिया और नंबर ऑफ मोल्स आपको बता दिया 0.5 मोल. सो इट इज 0.5 मोल डिवाइडेड बाय मोलालिटी इज 1 मोलर. 1 मोलर मतलब 1 मोल पर केजी. तो देखिए मोल मोल कैंसिल हो गया, केजी ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बी 0.5 केजी. दैट मीन्स आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 0.5 इंटू 1000, सो इट विल बी 500 ग्राम. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. तो हियर आई एंड टुडेज वीडियो. और मुझे लगता है कि मैंने कोशिश किया बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने की. एक बार और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को ग्रो होने में मदद कीजिए. अगला जो वीडियो है वो वीडियो मैंने बनाना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नीट के क्वेश्चंस, और आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.